चलो ठीक। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी है, डन। अब वो एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी है, वो फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ अदर एंटिटीज। अब हम इनकी बात कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट इन है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इनकी कौन सी क्लासेस हैं? ये रेड वाला इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इसकी क्लास है एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अच्छा, इसकी अंग्रेजी लिख लें, सिखाता मैं सवाल के साथ हूं। लिखें इसमें अंग्रेजी। ये एमोर्टाइज्ड कॉस्ट की अंग्रेजी लिखवा रहा हूं। The asset shall be measured. The asset shall be measured. The asset shall be measured at amortized cost. At amortized cost using effective interest rate method. यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। इस बात का मतलब क्या है, सवाल के साथ समझाता हूं। इसी में अगला पॉइंट लिख लें, इंटरेस्ट इनकम यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट shall be recognized in P&L. Shall be recognized in P&L. बस, एमोर्टाइज कॉस्ट खत्म। ये जो अंग्रेजी लिखी, इसका क्या मतलब है, सवाल करते हैं। सवाल लिखें, सवाल से समझाता हूं। On 1st January 18, on 1st January 18, 8% debentures, 8% debentures were purchased for 104,000. 104,000. Transaction costs incurred 1,500. और nominal value of debentures 1,100,000. These debentures will be redeemed on खरीदा कब है, मैंने कहा बताया 1 जनवरी 18 will be redeemed on 31 December 21.
एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अच्छा जी, अच्छा एक लाइन छोड़ के रिक्वायर्ड लिखें। रिक्वायर्ड सारी जर्नल एंट्रीज, सारी जर्नल एंट्रीज। अच्छा, इस सवाल में कैसे पता कि अमोर्टाइज कॉस्ट है? मैं चूंकि प्रैक्टिस कराई अमोर्टाइज कॉस्ट की रहा हूं ना, इसलिए अमोर्टाइज कॉस्ट है, वरना सवाल में पता चलता है। तो मैं भी कराई अमोर्टाइज कॉस्ट रहा हूं, तो अमोर्टाइज कॉस्ट का ही होगा। सारी जर्नल एंट्रीज 31 दिसंबर 21 तक की, 31 दिसंबर 21 तक की सारी एंट्रीज रिक्वायर्ड है मुझसे। मैंने ना एक कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत पुरानी बात है, इम्प्लिसिट रेट, और बल्कि वो क्लास भी यूट्यूब पे पढ़ी होगी, अब तक मैंने वो ईद से पहले जो छुट्टियां थी उनमें कहीं कराया था ये। वो कॉन्सेप्ट बताता हूं दोबारा, मतलब उसी तरह का कॉन्सेप्ट है यहां। इन्वेस्टर की जेब से आज पैसे कितने गए? एक तो डिवेंचर खरीदे कितने के? 104, नहीं 100,000 उनकी फेस वैल्यू है, 1,04,000 के खरीदे, और इस पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी खर्च की 1500, तो टोटल जेब से पैसे चले गए 105500। इसके बदले इन्वेस्टर को मिलेगा क्या? एक तो हर साल कूपन मिलेगा, कितना? 8%, 8% ऑफ फेस वैल्यू। तो एक तो मिलेगा 2018, 19, 20, 21, 8,000 मिलेगा। फिर उसके बाद रिडेम्पशन पे 31 दिसंबर 21 कितने पैसे वापस मिलेंगे रिडेम्पशन पे? 20% प्रीमियम पे, यानी कितना पैसा मिलेगा? 120। तो इस इन्वेस्टर को टोटल मिलेगा कितना? 152। अब इस डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करने वाले की जेब से पैसे गए हैं इतने और टोटल आने हैं इतने, कितने अरसे में? 4 साल, 2018, 2019, नहीं 18, 19, 20, 21, 4 साल में। तो ये इन्वेस्टर 4 साल में कितना कमाएगा? डिफरेंस कितना? 46,500। इस इन्वेस्टर ने अपनी इस इन्वेस्टमेंट पे टोटल 46,500 कमाना है, कितने अरसे में? 4 साल में। अब चूंकि ये 4 साल में कमाएगा और ये कर भी डिवेंचर्स में इन्वेस्ट रहा है, तो डिवेंचर में इन्वेस्ट यानी दूसरे को लोन दे रहा है, तो इसकी इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट। तो चूंकि ये 4 साल में कमाएगा इतना और ये रिटर्न इंटरेस्ट की शक्ल में नजर आना चाहिए, तो कोई ऐसा रेट होना चाहिए जो इस 46,500 को 4 साल पे ऐसे फैला दे कि बजाहिर वो इंटरेस्ट इनकम लगनी शुरू हो जाए। बहुत गहरी बात कर दी। इन्वेस्टर डिवेंचर का इन्वेस्टर है, इसकी टोटल जेब से पैसे जा रहे हैं इतने, 4 साल तक अपने पास रखेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करेगा, 4 साल में टोटल इतने पैसे लेगा और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा 46,500 कमाएगा। अब चूंकि ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, तो देखें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थी तो उसकी डिविडेंड इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है तो इंटरेस्ट होता है। एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, नहीं सॉरी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड ये है कि जितना ये इन्वेस्टर कमा रहा है 4 साल में, इसको कुछ ऐसे फैलाना है कि 4 साल में टोटल इतना कमाए और बजाहिर लगे कि इंटरेस्ट कमाया है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड जी। वो तो मिलेगा, वो तो इसको 8,000 मिलेगा, लेकिन ये इस 8,000 के अलावा ये 20,000 भी कमा रहा है, ये वाला ये भी तो कमा ही रहा है ना, और कुछ पैसे ज्यादा भी दे रहा है, तो उसकी इनकम, उसका रिटर्न सिर्फ 8,000 नहीं है, 46,500 है। ये 46,500 कैसे बना, चलो ये भी तोड़ के दिखा देता हूं। 8,000 4 साल 32,000, 20,000 उसको और मिलेगा 52, लेकिन इसने आज दिए भी तो 5500 ज्यादा है, 40,500। तो ये इन्वेस्टर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट पे टोटल इतना कमाएगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड ये है कि इसको ऐसे फैला दें कि बजाहिर ये इंटरेस्ट इनकम लगनी शुरू हो जाए। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो करना वैसे है जैसे टेबल बनाने लगो। अब ये सारा काम करना कैसे है, इसके लिए बिल्कुल लेसर की तरह का काम होता है, और वो भी सवाल में करके दिखाता हूं। 1 जनवरी, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया सिर्फ, अभी मैं सवाल पूरा कर दूं ना फिर दिखाता हूं। 1 जनवरी 18 इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? कितने से? एमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, फेयर वैल्यू
प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू कितनी है 1 जनवरी 18 को है? फेयर वैल्यू, फेयर 104 नहीं बताया तो उतनी ही होगी जितने का खरीदा, तो 104 फेयर वैल्यू और साथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ऐड कर दें तो 105,500 और कैश चला गया 105,500। ये इन्वेस्टमेंट की इनिशियल मेजरमेंट हो गई। उसके बाद हर साल कैश मिलना है और हर साल इंटरेस्ट इनकम कुछ ऐसे बननी है कि 46,500 पूरे 4 साल पे फैल जाए। वो कैसे फैलेगा उसके लिए एक टेबल बनेगा। इसके लिए एक बनेगा टेबल और वो बिल्कुल वैसे लेसर जैसी वर्किंग होगी। डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट। अच्छा, वहां पर मैं लिखता था लीज पेमेंट्स, यहां मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस। लीज रिसीवेबल में भी कॉन्सेप्ट यही था कि लेसर की जेब से आज कितना पैसा जा रहा है, कल को कितना पैसा मिलेगा। मैंने इंप्लिसिट रेट का ये कॉन्सेप्ट बताया था। लेसर में इस रेट को इंप्लिसिट रेट कहते थे, इसमें इफेक्टिव रेट कहते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि टोटल जितना पैसा जा रहा है, टोटल जितना पैसा आ रहा है, उनका डिफरेंस जो उसकी टोटल कमाई है, इसको फैला देना ऐसे कि हर साल इंटरेस्ट लगे। ये कैसे करना है, इसके लिए एक टेबल बनता है और इस टेबल बनाने के लिए एक रेट इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं इफेक्टिव रेट। और सवाल में जो लाइन छोड़ी थी वहां लिखें, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10.5। ये वैसे ठीक है, ये कम ही इस्तेमाल होता है। ठीक, हाँ, कितना लिखा? 10.522, 10.522%। ये है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब होगा ये कि जिस तरह लेसर में टेबल स्टार्ट कितने से होता था? NIL यानी पहली एंट्री वाली अमाउंट, इनिशियल मेजरमेंट वाली, तो यहां पर भी ऐसे ही होगा 105,500, 31 दिसंबर 18। वहां पर ये इंटरेस्ट इस पे अप्लाई होता था, कौन सा रेट? इंप्लिसिट रेट। यहां पर उसी तरह की चीज को इफेक्टिव रेट कहते हैं, तो इफेक्टिव रेट लगेगा 111,001। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में 8,000 मिलेगा कूपन। क्लोजिंग 108,601। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 19, 108,601। अब इंटरेस्ट 11427। फिर कैश मिलेगा 8,000। 112,028। फिर 31 दिसंबर 20, 112,028। इंटरेस्ट 11788। फिर मिलेगा 8,000, बाकी रह गया हाँ जी 115,816। फिर 31 दिसंबर 21, 12,184। अब कितना कैश मिलेगा? 128। चौथा कूपन भी मिलेगा और प्रीमियम पे रिडीम होगा, यानी 1,20,000 वो भी मिलेगा, 0। अच्छा, अब ये जादू देखें, इस कॉलम का टोटल करें। वो ये वाला है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड ये है कि इन्वेस्टर की जेब से जो पैसा जा रहा है, जितना पैसा उसकी जेब में आ रहा है और उसके ऊपर जो डिफरेंस वो कमा रहा है, इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसा रेट है जो पूरे पीरियड पे फैला देगा कि वो बजाहिर एक इंटरेस्ट इनकम लगनी शुरू हो जाएगी। यानी ऑफिशियली उसको 8% मिल रहा है, लेकिन उसकी अर्निंग सिर्फ 8% नहीं है, वो जो 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो भी उसकी इनकम है। तो इसको ऐसे फैला देगा जैसे बजाहिर वो एक इंटरेस्ट रेट लग रहा है। वो जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो टेबल बनाने में बिल्कुल लेसर जैसा, एंट्रीज भी लेसर जैसी, जैसे इनिशियल मेजरमेंट हो गई। अब उसके बाद
हर साल 2 एंट्रीज, इंटरेस्ट इनकम की और पेमेंट की, बिल्कुल ऐसे ही है। और तो 31 दिसंबर 18 इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितनी? 11,101। और फिर जब कैश मिल जाएगा तो 31 दिसंबर 18 कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 8,000। और बिल्कुल ऐसे ही 19, 20, 21। 31 दिसंबर 19 इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 31 दिसंबर 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 31 दिसंबर 21 इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ये अगले 3 साल की भी एंट्रीज हो जाएंगी, बल्कि नहीं हो जाएंगी, आप करेंगे तो होंगी। कर लें, पूरा कर लें सवाल को। ये अमोर्टाइज कॉस्ट है, बस यही है। हाँ जी, प्रीमियम की अलग एंट्री बनी? बिल्कुल भी नहीं। अलग एंट्री किस बात की? मतलब कैश डेबिट कर दी, इन्वेस्टमेंट पे 8000 लिख दिया, नीचे भी प्रीमियम वाला 120। यानी 8,000 की अलग करनी और 1,20,000 की अलग करनी, मर्जी है कर लें। फिर 1,00,000 की अलग कर लें, 20,000 की और अलग कर लें। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये सारी कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। हाँ जी, ओके, आसान है। चलें फिर एक और कर दें, फिर अगली क्लास कराता हूं। लेकिन सवाल नहीं किया अभी तक, बहुत सुस्त हैं यार। करें करें करें। नहीं, हमेशा तो नहीं, कैलकुलेट करना पड़ सकता है। उम्मीद तो है कि गिवन होगा, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ सकता है। सिखाऊंगा। कितना अर्सा लगेगा? चलें सवाल लिखें फिर अगला। On 1st January 19, 10% TFCs
10% TFCs were purchased for 4,68,000 468,000 468,000 क्या हुआ 468,534 नहीं बस 468,000 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड 5,000 5,000 फेस वैल्यू ऑफ TFCs 5 लाख रुपए 500,000 फेयर वैल्यू ऑफ TFCs पहले फेस बताइए अब फेयर बता रहा हूं फेयर वैल्यू ऑफ TFCs एट द टाइम ऑफ परचेज 4,65,000 465,000 इफेक्टिव रेट फेयर वैल्यू बताइए मैंने 465,000 अच्छा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 12.52% 12.52 12.52 TFCs will be redeemed at par on 31st December 21 आपसे रिक्वायर्ड है अभी 3 साल की डबल एंट्रीज 19, 20, 21 3 साल की जनरल एंट्रीज कर दें जल्दी से है जी क्या एट पार The TFCs will be redeemed at par on 31st December 21 मतलब क्या है पार वैल्यू फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है ना रिडीम्ड एट पार का क्या मतलब है फेस वैल्यू वापस हो जाएगी करे 3 साल की एंट्रीज
पांच मिनट हो गए, 5 मिनट में हो जाना चाहिए था। छोटा सा सवाल है यार, 3 साल है सिर्फ। हाँ जी, चले भैया, तो 3 साल ही लगा देंगे। 1 जनवरी 19 इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट? 470,000, क्योंकि फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और फेयर वैल्यू 465 थी। हाँ 465, अच्छा फेयर वैल्यू 465 थी, जबकि हमें ये कितने की मिली इन्वेस्टमेंट? 468, तो 3,000 महंगी मिली ना, तो ये हमारा हो गया नुकसान, लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन 3,000। ये कोई नई चीज थी। फेयर वैल्यू से अगर सस्ता खरीद रहे हैं तो इनकम है, फेयर वैल्यू से महंगा खरीद रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा पड़ रहा है, लॉस है। और पैसे जेब से कितने जा रहे हैं? 468 और 5,000, 473, ये पैसे जेब से गए हैं। तो एक तो यहां पे गड़बड़ की होगी जिन्होंने की। 470 और 3,000 वाली बात आई समझ। उसके बाद टेबल बनाना पड़ेगा। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया 470 और इफेक्टिव रेट है 12.52, क्या बना? 58844।
और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितना है 10% फेस वैल्यू का, तो 50,000। 478844, फिर 478844, 59951, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो 50,000, 88795, 488795, 61205। 50,000 मिलेगा तीसरा कूपन और वो पार वैल्यू वापस मिल जाएगी, तो 5.5 लाख। 31 दिसंबर 19 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 31 दिसंबर 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 31 दिसंबर 21 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये अमॉर्टाइज कॉस्ट है, बस अमॉर्टाइज कॉस्ट डन। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लें, फिर मैं आपको सवाल के साथ समझाता हूं ये क्या है। अंग्रेजी लिख लें पहले, और ये अंग्रेजियां ना याद भी रखनी है। ये थ्योरेटिकल सवाल भी चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है डिस्कस, तो इसलिए अंग्रेजियां याद भी रखनी है। इसकी लिखें अंग्रेजी, 2-3 बातें बताऊंगा। पहली बात लिखें, पहली बात तो खैर आप इनफैक्ट पहली 2 बातें तो आप खुद ही जान लेंगे। नाम से क्या लग रहा है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तो क्या करें, हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे और जो गेन लॉस आएगा, कमाल है, बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट लिखें, द एसेट शैल बी रीमेयर्ड टू फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द एसेट शैल बी रीमेयर्ड टू फेयर वैल्यू at the end of each year। दूसरी बात लिखें, any fair value gain loss shall be recognized in, है जी, OCI। any fair value gain loss shall be recognized in OCI। तीसरी बात लिखें, इंटरेस्ट इनकम using effective interest rate, interest income using effective interest rate shall be recognized in P&L। बस ये खत्म। अच्छा, अब ये जो तीसरी बात है ना, इसके लिए अपने अल्फाज में उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी जैसे लिखना है लिख लें एक बात। ये जो तीसरा पॉइंट लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि बेशक फेयर वैल्यू थ्रू OCI का सवाल हुआ, फिर भी हमें एमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल बनाना पड़ेगा, और उसमें जो इंटरेस्ट इनकम होती थी वही इसमें भी इंटरेस्ट इनकम होगी। बेशक फेयर वैल्यू थ्रू OCI का सवाल है, फिर भी हमें एमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले ही टेबल में जो इंटरेस्ट इनकम है वही इसमें भी इंटरेस्ट इनकम होगी। है एक बार और, बेशक फेयर वैल्यू थ्रू OCI के सवाल है, लेकिन फिर भी एमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल बनेगा, और उसमें जो इंटरेस्ट इनकम है वही इंटरेस्ट इनकम इस क्लास में भी है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI के सवाल में भी, फेयर वैल्यू थ्रू OCI के सवाल में भी, यानी वही जो अमॉर्टाइज कॉस्ट में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रही थी, वही इसमें भी वही है। क्यों होगा, कैसे होगा, एक सवाल से करते हैं। सवाल लिखें, चलिए सवाल लिखें, ऑन 1 जनवरी 19
ऑन 1 जनवरी 19, ये क्लास वाली अंग्रेजी खत्म होगी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई खत्म। अब सवाल से सिखाता हूं कि करना क्या है। ऑन 1 जनवरी 19, 9%, 9% 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, सारे वही मुख्तलिफ नाम उसी चीज के हैं, डिबेंचर भी हो सकता है सवाल में, टीएफसीज, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कोई भी नाम हो सकता है। क्या 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपए, हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100,000 was purchased for 1,05,000, 105,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड, नहीं 105 नहीं, 104, 105 नहीं, 104। परचेज फॉर 1,05,000 का है ना, तो वो 1,04,000 है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड 1,400 रुपए, 1,400, 1,400। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 1,400 रुपीज, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 11.166%, 11.166%, 11.166%। अच्छा, फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज, फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज। डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा। खरीदे कब? हाँ, तो एक लिखें 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19, फर्स्ट जनवरी 19 है 105, 1,05,000, 105,000। उसके बाद लिखिए 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19, ये कर लें 107,000, 107,000। फिर 31 दिसंबर अगला जो भी है क्या है 20, वो कर लें जी 1,19,000, 119,000, 119,000। अगला 31 दिसंबर 21, वो है 121,000, 121,000, 1,21,000। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज अप टू 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21 तक की जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है। इफ एसेट इज क्लासिफाइड, इफ एसेट इज क्लासिफाइड एज पार्ट ए amortized कॉस्ट और पार्ट बी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ही अगर सिर्फ होता तो भी ये टेबल बनता। अब चूंकि amortized कॉस्ट भी है तो टेबल तो ये बनना ही है, लेकिन अगर सिर्फ ओसीआई होता तो भी ये टेबल बनता। amortized कॉस्ट कर रहा हूं पहले। फर्स्ट जनवरी, अच्छा पहले amortized कॉस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। amortized कॉस्ट 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19 इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू कितनी? 105, 105 और 7 ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिला लें तो 106,400। अच्छा, अब फेयर वैल्यू है 105 और हमने खरीद लिया 104 का, तो सस्ता खरीद लिया। कितना सस्ता? 1,000। तो वो क्या हो गया? वो हो गया प्रॉफिट ऑन इनिशियल रिकग्निशन।
1000। और पैसा जेब से कितना गया? 105,400। कैसे? 1,04,000 का खरीदा और 1400 रुपये ट्रांजेक्शन। ये हो गई इनिशियल मेजरमेंट। ये 1000 वाली बात ना समझ आई हो किसी को? अब उसके बाद टेबल बनना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 106,400। इफेक्टिव इंटरेस्ट है 11.166। हाँ जी, डबल 1,881। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो 9,000। 109,281। 109,281। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 122,02। 9,000। 112,483। 112,483। 125,60। 9,000। 116,043। तो ये तो जीरो ही नहीं हुआ। हाँ, तो मैंने बस 3 साल कहे हैं, रिडीम तो हुआ ही नहीं, अभी चलता रहेगा बस। तो बस मैंने जितने साल कहे थे बस रुक गया टेबल। 31 दिसंबर 19 इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 11,881। और कैश मिल जाएगा, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 9,000। फिर 2020 में भी ये दोनों, 2021 में भी ये दोनों। कर लें पूरी 20 और 21, यही दोनों एंट्रीज 20 में 21 में कंप्लीट कर लें। इकतीस दिसंबर 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 12,202। 31 दिसंबर 20 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 9,000। 31 दिसंबर 21 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 12,560। और 31 दिसंबर 21 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 9,000। ये हो गया अमॉर्टाइज कॉस्ट। करें इसको पूरा, फिर फेयर वैल्यू बताता हूं। जल्दी जल्दी। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई।
फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, पहली एंट्री यही रहेगी, चेंज हो जाएगी? क्यों? क्योंकि उसमें भी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो यही रहेगी। पैसे अब भी 9,000 ही मिलेंगे, अब चेंज हो जाएंगे? पैसे तो अब भी उतना ही मिलेंगे, और इंटरेस्ट इनकम अभी कहा था वही रहेगी, तो फिर चेंज कहां पर आएगी? वेरी गुड क्वेश्चन, चेंज कहां है फिर? ईयर एंड पे यानी 31 दिसंबर 19 हमें इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट है कितनी जिसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना? ये 109, ये 109 to 81 कहां तक पहुंचाना है इसको? 105 नहीं, 107 तक पहुंचाना है। ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट ये 3 एंट्रीज करने के बाद यहां पहुंच गई हुई है, इसको हमने 107 तक पहुंचाना है। कम करना है, बढ़ाना है? कम कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिट कितने से? 2281, और डेबिट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू रिजर्व, ओसीआई जरूर लिखिएगा साथ, 2281। तो 2019 की एमोर्टाइज कॉस्ट वाली एंट्रीज तो होंगी, ये एक्स्ट्रा काम होगा। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का सवाल हुआ तो सारा कुछ एमोर्टाइज कॉस्ट वाला है, बस साल के एंड पे एक एक्स्ट्रा एंट्री हुआ करेगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड भी फॉलो कर रहा है, साथ साथ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी फॉलो कर रहा है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर भी वही सारी अकाउंटिंग सेम है एमोर्टाइज कॉस्ट की तरह। 2020 में इंटरेस्ट इतना ही होगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? हाँ जी, नहीं होगा चेंज? पहले चेंज हो गया तो फिर तो इंटरेस्ट चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वैसे तो मैंने कहा था कि इंटरेस्ट वही रहेगा, तो वही रहेगा, लेकिन क्यों वही रहेगा? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इसका कॉन्सेप्ट यह है कि फेयर वैल्यू का गेन लॉस ओसीआई में जाना है तो फिर उसके असरात भी पी&एल पे नहीं पड़ने चाहिए। जब था अच्छा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ये है, तो कल क्या था? वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पढ़ रहे थे, वो खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स पढ़ा रहा हूं। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है चूंकि, तो फेयर वैल्यू के असरात पी&एल पे नहीं जाने। अगर इसको अपडेट किया, और जिनको लगता है, जो कि लगना बनता भी है, कि इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस जब हमने 107 कर दिया तो अगले साल का इंटरेस्ट चेंज होगा, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो उसके असरात पी&एल पे नहीं लाने। तो वो तभी नहीं आएंगे जब हम इंटरेस्ट टेबल यही वाला बनाएंगे। इंटरेस्ट टेबल ऐसे ही चलेगा, बस वैसे ही सिर्फ डबल एंट्रीज देखते हुए ये फैसला करना है कि इन्वेस्टमेंट को कितने से डेबिट क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यही रहेगी। नहीं ना, ये कर ली ना एंट्री, ये एंट्री कर तो ली, ये एंट्री कर ली है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 20 में इंटरेस्ट की एंट्री, कैश की एंट्री, घड़ी देखे बगैर यहां देखें जरा, तो बताएं 31 दिसंबर 20 पे फेयर वैल्यू की अपडेशन की क्या एंट्री करूं? ट्राई जरूर करें सारे लोग, सारे लोग बेटे ट्राई जरूर करें। मैंने पूछा यह है कि 2019 में तो हो गई ये 4 एंट्रीज, अब 2020 में क्या होगा? ये दोनों तो होंगी, ये दोनों होंगी, लेकिन साथ फेयर वैल्यू पे अपडेशन की भी होगी। देखें जरा, हिसाब किताब लगाएं कितनी की एंट्री। 2020 में फेयर वैल्यू की अपडेशन की क्या एंट्री करूं? 6517 और कोई 12,000 ये है कि ये? अच्छा हाँ जी, और 8798 और 4236 और
8798 और है 8798 और 6517। सुबह वाले सेक्शन में ज्यादा वैरायटियां थी यार, हैं? पता नहीं, देखते हैं। और कोई नहीं, यही है। अच्छा जी, 6517 क्यों? एक लाख 12 को कहां तक अपडेट किया तो 6157 आ गया, ये हो गया गलत। ये हमने टेबल जबरदस्ती इखलाकन यही रहने दिया ताकि इंटरेस्ट ये आए। 1/12 तो रहा ही नहीं। अब इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में तो 1/12 नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? हमने पिछले साल 109 ही नहीं रहने दिया था, इसको 107 बना दिया था। तो अब टेबल में जरूर ये नजर आ रहा है आपको, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना था, वरना तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है ही नहीं 1/12। तो जब 1/12 नहीं है तो फिर यहां तक क्यों पहुंचे? अच्छा, फिर कुछ लोग होंगे जिनको 12,000 लग रहा होगा। 12,000 वाले लोग ज्यादा मासूम हैं, और 12,000 ऐसे बना कि एक 7 से उठा के एक 19 तक पहुंचा दिया। तो ये कुछ नहीं किया गया, ये भी तो किया है, तो ये भी गलत है। अच्छा, वो भी है कोई 9719। चले खैर, मैंने कॉस्ट भी पढ़ानी है तो मैं अब खुद ही बता देता हूं। 2019 के एंड पे इन्वेस्टमेंट को कहां तक पहुंचा दिया था? 107 तक। फिर हमने 20 में इतना डेबिट और किया, फिर इतना क्रेडिट किया, तो इन्वेस्टमेंट में कितना रह गया था? 11025। क्या कर रहे हैं? दिस प्लस दिस माइनस दिस कह रहा हूं मैं। 110202। इसको अब 119 तक पहुंचाना है। अब ये कैसे करेंगे? क्या प्लस माइनस करेंगे? करना है तो कर लें, नहीं तो मैं कल ना इसकी एक टेबुलर वर्किंग बता दूंगा आपको। तो 31 दिसंबर 20 की एंट्री बनेगी 8798 से। इन्वेस्टमेंट मजीद डेबिट 8798 और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। 2021 वाली एंट्री जरा जोड़ तोड़ करके कोशिश करिएगा। कल मैं आपको इसकी एक टेबुलर वर्किंग बता देता हूं, तो उससे इंशाल्लाह मसला हल हो सकता है। 2021 वाली एंट्री बनाइएगा। ठीक है जी, जाएं।